Welcome to my YouTube channel, Edu 360 Plus, where every lesson brings you one step closer to success. किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण का प्रश्नोत्तर उठाकर देख लीजिए। एक अध्याय ऐसा मिलेगा जिससे लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। वो अध्याय है अलंकार। लेकिन एक बात हमेशा सोचने लायक लगती है। कुछ विद्यार्थी इस अध्याय को 5 मिनट में समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे कई बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण बहुत सीधा है। अधिकांश लोग अलंकार को याद करते हैं, जबकि अलंकार को समझना चाहिए। आज हम यही अंतर समाप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना है कि परीक्षा में उदाहरण देखते ही उत्तर स्वतः सामने आ जाए। तो सबसे पहले एक सरल प्रश्न, अगर किसी कविता से अलंकार हटा दिए जाएं, तो क्या कविता समाप्त हो जाएगी? नहीं, शब्द भी रहेंगे, अर्थ भी रहेगा। लेकिन जो आकर्षण है, जो लय है, जो सौंदर्य है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि आचार्यों ने अलंकार की तुलना आभूषण से की है। जैसे आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा बनती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब यही एक परीक्षा वाला बिंदु समझिए। यदि प्रश्न केवल परिभाषा तक सीमित हो, तो उत्तर देना सरल है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं अब केवल परिभाषा नहीं पूछती। वहां एक उदाहरण दिया जाता है और पूछा जाता है, ये कौन सा अलंकार है? यानी वास्तविक परीक्षा आपकी पहचान क्षमता की होती है। अब प्रश्न उठता है, पहचान कहाँ से शुरू करें? यहीं से अलंकार के 3 प्रकार सामने आते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ध्यान दीजिए, इन तीनों नामों में ही पूरा अध्याय छिपा हुआ है। यदि सुंदरता शब्द से उत्पन्न हो रही है, तो शब्दालंकार। यदि सुंदरता अर्थ से उत्पन्न हो रही है, तो अर्थालंकार। और यदि शब्द तथा अर्थ दोनों मिलकर सौंदर्य उत्पन्न करें, तो उभयालंकार। यानी पूरे अध्याय की पहली सीढ़ी यही पूरी हो जाती है। अब सबसे पहले शब्दालंकार को समझते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। एक पंक्ति पढ़िए, चारुचंद्र की चंचल किरणें। अब इसे विद्यार्थी की तरह मत पढ़िए, परीक्षक की तरह देखिए। इस पंक्ति में सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जा रही है? च च च। यही तो पहचान है। अर्थ समझने से पहले ही च वर्ण बार बार दिखाई और सुनाई दे रहा है। अर्थात यहां प्रभाव अर्थ से नहीं, बल्कि शब्दों की ध्वनि और वर्णों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये शब्दालंकार है। बस आज की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, जब भी कोई उदाहरण सामने आए, सबसे पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, इस वाक्य की सुंदरता कहाँ से आ रही है? शब्द से या अर्थ से? जिस दिन आपने ये प्रश्न पूछना सीख लिया, उसी दिन अलंकार आपके लिए कठिन अध्याय नहीं रहेगा। अब इसी सोच के साथ शब्दालंकार के 3 सबसे महत्वपूर्ण भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष, एक एक करके समझते हैं। हर भेद में केवल परिभाषा नहीं, बल्कि परीक्षा में तुरंत पहचानने की विधि भी समझेंगे। अब हम शब्दालंकार के पहले और सबसे महत्वपूर्ण भेद की चर्चा करते हैं, अनुप्रास अलंकार। प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्दालंकार से यदि सबसे अधिक कोई अलंकार पूछा जाता है, तो वो अनुप्रास अलंकार है। इसलिए इसकी पहचान पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार अनुप्रास अलंकार नाम के स्थान पर वर्णानुप्रास अलंकार या शब्दानुप्रास अलंकार भी लिखा मिलता है। इसलिए यदि प्रश्न पत्र में ये तीनों में से कोई भी नाम दिखाई दे, तो भ्रमित मत होइए। सामान्य हिंदी व्याकरण और अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका संबंध अनुप्रास अलंकार से ही माना जाता है।
इसलिए नाम चाहे अनुप्रास लिखा हो, वर्णानुप्रास लिखा हो या शब्दानुप्रास, पहचान वही रहेगी, अर्थात एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति। यही छोटी सी जानकारी परीक्षा में आपके एक अंक को सुरक्षित कर सकती है। सबसे पहले एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। अनुप्रास शब्द सुनते ही कई विद्यार्थी घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये अलंकार सबसे आसान है, क्योंकि इसकी पहचान सीधे हमारी आंखों और कानों से हो जाती है। अब एक उदाहरण देखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पंक्ति को एक बार पढ़िए और दूसरी बार केवल सुनिए। चारू, चंद्र, चंचल। क्या महसूस हुआ? वर्ण बार बार सुनाई दे रहा है। यही इस पूरे अलंकार की पहचान है, जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होकर काव्य में मधुरता और सौंदर्य उत्पन्न करे, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। अनुप्रास अलंकार में हमारा ध्यान शब्दों के अर्थ पर नहीं जाता। हम केवल ये देखते हैं कि कौन सा वर्ण बार बार दोहराया गया है। अर्थात यहां सौंदर्य का आधार वर्णों की पुनरावृत्ति है, अर्थ का परिवर्तन नहीं। यही कारण है कि इसे कई विद्वान वर्णानुप्रास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्णों की आवृत्ति प्रमुख होती है। और कुछ ग्रंथों में इसे शब्दानुप्रास भी कहा जाता है, क्योंकि ये शब्दालंकार का ही एक रूप है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि वर्णानुप्रास या शब्दानुप्रास लिखा हो तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। संदर्भ के अनुसार दोनों का संबंध अनुप्रास अलंकार से माना जाता है। अब परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक समझिए। अगर किसी पंक्ति में एक ही अक्षर बार बार दिखाई या सुनाई दे, तो बिना पूरा अर्थ खोजे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में सोचिए। यानी पहचान की पहली सीढ़ी है बार बार आने वाला वर्ण। एक लाइन हमेशा याद रखिए, अक्षर दोहराए तो अनुप्रास। बस इतना याद रहा तो अनुप्रास अलंकार का प्रश्न परीक्षा में शायद ही कभी गलत होगा। अब आगे बढ़ते हैं शब्दालंकार के दूसरे महत्वपूर्ण भेद की ओर, यमक अलंकार। पहली नजर में ये भी अनुप्रास जैसा लगता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसे समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तक हमने अनुप्रास अलंकार को समझा, जहां एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन अब जिस अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें एक छोटी सी बात बदल जाती है, और यही बात प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक भ्रम पैदा करती है। यहां वर्ण नहीं, बल्कि पूरा शब्द दोहराया जाता है। इसलिए अनुप्रास और यमक के बीच का अंतर स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। अब पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। अब इस प्रसिद्ध उदाहरण को ध्यान से देखिए। कनक कंक तेसो गुनी मादकता अधिकाय। अब प्रश्न यह है कि यहां यमक कहाँ है? ध्यान दीजिए, कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन क्या दोनों बार उसका अर्थ एक ही है? नहीं। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी शब्द एक ही है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ बदल गया, इसलिए यहां यमक अलंकार है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। कई विद्यार्थी केवल शब्द की पुनरावृत्ति देखकर ही यमक मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। केवल शब्द दोहराने से यमक नहीं बनता। यमक तभी बनेगा जब उसी शब्द का अर्थ भी हर बार अलग अलग हो। यही यमक अलंकार की वास्तविक पहचान है और परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जानकारी। यमक अलंकार को सामान्य हिंदी व्याकरण में यमक नाम से ही जाना जाता है। इसके लिए अनुप्रास की तरह कोई प्रचलित वैकल्पिक नाम नहीं माना जाता। इसलिए यदि प्रश्नोत्तर में यमक अलंकार लिखा हो तो उसी पहचान के आधार पर उत्तर दीजिए। अब अंत में एक ऐसी ट्रिक जो परीक्षा में कभी भूलने नहीं देगी। अक्षर दोहराए अनुप्रास, शब्द दोहराए प्लस अर्थ बदल जाए यमक। बस यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। यदि ये अंतर स्पष्ट हो गया तो अनुप्रास और यमक में कभी भ्रम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं शब्दालंकार के तीसरे और अंतिम प्रमुख भेद, श्लेष अलंकार की ओर,
जहां शब्द दो बार नहीं आता, लेकिन एक ही शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है। अब हम शब्दालंकार के तीसरे और अंतिम प्रमुख भेद, श्लेष अलंकार की चर्चा करते हैं। और सच कहूं, यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी अलंकार को लेकर सबसे अधिक भ्रम होता है, तो वो यमक और श्लेष के बीच होता है। इसलिए आज केवल परिभाषा नहीं समझेंगे, बल्कि उस भ्रम को भी दूर करेंगे जिसमें अधिकांश विद्यार्थी फंस जाते हैं। सबसे पहले परिभाषा समझिए। जहां एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकलते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब प्रसिद्ध उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूं जो अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं, सर, यहां तो पानी शब्द दो बार आया है, फिर इसे यमक अलंकार क्यों नहीं माना गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहीं से श्लेष की वास्तविक पहचान शुरू होती है। ध्यान दीजिए, श्लेष अलंकार की पहचान इस बात से नहीं होती कि शब्द कितनी बार आया है। पहचान इस बात से होती है कि उस शब्द से कितने अर्थ निकल रहे हैं। यहां पानी का एक अर्थ है, जल, और दूसरा अर्थ है मान सम्मान या प्रतिष्ठा। रहीम जी कहना चाहते हैं कि जैसे जल के बिना जीवन अधूरा है, वैसे ही मान सम्मान के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। यानी पानी शब्द केवल लिखा नहीं गया, बल्कि अपने भीतर दो अर्थ लेकर आया है। यही श्लेष अलंकार की पहचान है। अब यही एक और महत्वपूर्ण अंतर समझिए। यमक अलंकार में एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में बार बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन श्लेष अलंकार में मुख्य बात शब्द का दो बार आना नहीं है। मुख्य बात यह है कि एक ही शब्द से अनेक अर्थों का बोध हो। इसलिए यदि किसी उदाहरण में शब्द दो बार दिखाई भी दे, तब भी तुरंत यमक मत मान लीजिए। पहले ये देखिए कि कवि का उद्देश्य क्या है। क्या अलग अलग प्रयोग दिखाना है, या एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हैं? यही सोच आपको सही उत्तर तक पहुंचाएगी। अब परीक्षा की अंतिम ट्रिक याद रखिए। अगर प्रश्न में एक ही शब्द आपको कई अर्थ सोचने पर मजबूर कर दे, तो सबसे पहले श्लेष अलंकार के बारे में सोचिए। और यदि वही शब्द अलग अलग बार आए और हर बार उसका अर्थ बदलता जाए, तो उत्तर होगा यमक अलंकार। बस यही एक अंतर यदि स्पष्ट हो गया, तो यमक और श्लेष में कभी भ्रम नहीं होगा। यही वो बिंदु है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक गलतियां होती हैं। अब तक हमने शब्दालंकार को समझा, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या हर अलंकार शब्दों की पुनरावृत्ति से ही बनता है? बिल्कुल नहीं। यही हमें अलंकार के दूसरे प्रमुख प्रकार, अर्थालंकार तक ले जाता है। एक बात पर ध्यान दीजिए। अगर मैं किसी वाक्य के शब्द बदल दूं, लेकिन उसका अर्थ वही रहने दूं, तो क्या उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी? नहीं। यही अर्थालंकार की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस अलंकार में शब्दों के अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी यहां शब्द नहीं, बल्कि उनका अर्थ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। उसका मुख चंद्रमा के समान है। जरा सोचिए, इस वाक्य में सुंदरता कहां से आई है? क्या किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? क्या किसी शब्द की ध्वनि विशेष प्रभाव पैदा कर रही है? नहीं। सुंदरता इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि यहां मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। अर्थात प्रभाव शब्दों की ध्वनि से नहीं, बल्कि उनके अर्थ से उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये अर्थालंकार का उदाहरण है। अब प्रतियोगी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समझिए। यदि इस वाक्य में चंद्रमा की जगह कमल लिख दिया जाए, या समान की जगह सा लिख दिया जाए, तब भी तुलना बनी रहती है और अर्थ भी वही रहता है। इसलिए अलंकार समाप्त नहीं होता। यही अर्थालंकार और शब्दालंकार के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। शब्दालंकार में शब्द बदलते ही अलंकार बदल सकता है, लेकिन अर्थालंकार में यदि अर्थ वही बना रहे, तो शब्द बदलने पर भी अलंकार बना रहता है। अब एक महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु और समझिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थालंकार से सबसे अधिक प्रश्न इसके चार प्रमुख भेदों से पूछे जाते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा
और अतिशयोक्ति, इन चारों अलंकारों को यदि अच्छी तरह समझ लिया जाए तो अर्थालंकार से संबंधित अधिकांश प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते हैं। और एक ऐसी ट्रिक जो हमेशा याद रहेगी, अगर काव्य की सुंदरता शब्दों से नहीं बल्कि उनके अर्थ, तुलना, कल्पना, भाव या प्रभाव से उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहले अर्थालंकार के बारे में सोचिए। याद रखिए, शब्दालंकार शब्द का चमत्कार, अर्थालंकार अर्थ का चमत्कार। बस यही एक अंतर यदि स्पष्ट हो गया तो अलंकार का आधा अध्याय अपने आप आसान हो जाएगा। अब आगे इन्हीं चार प्रमुख अर्थालंकारों उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति को एक एक करके परीक्षा की दृष्टि से समझते हैं। अब हम अर्थालंकार के सबसे महत्वपूर्ण भेद उपमा अलंकार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझना बहुत आवश्यक है। मैं अक्सर देखता हूं कि विद्यार्थी सीधे उपमा अलंकार की परिभाषा याद कर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि परीक्षा में जब पूछा जाता है उपमेय कौन है, उपमान कौन है, तो वे वही गलती कर देते हैं। इसलिए उपमा अलंकार समझने से पहले हमें उसके चार आधारभूत तत्व समझने होंगे, क्योंकि इन्हीं चार तत्वों पर पूरा उपमा अलंकार आधारित है। सबसे पहले एक उदाहरण देखिए, उसका मुख चंद्रमा के समान है। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला प्रश्न, आखिर कवि किसकी बात कर रहा है? उत्तर है मुख, यानी जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न, मुख की तुलना किससे की गई है? उत्तर है चंद्रमा, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न, आखिर मुख और चंद्रमा में ऐसी कौन सी समान बात है जिसके कारण दोनों की तुलना की गई? वो समान गुण है सुंदरता। इसी समान गुण को साधारण धर्म कहा जाता है। अब एक अंतिम प्रश्न, कवि ने तुलना कैसे बताई? यहां समान शब्द का प्रयोग किया गया है। समान जैसा शब्द जो तुलना का संकेत देता है उपमावाचक शब्द कहलाता है। यानी इस एक उदाहरण में चार बातें छिपी हुई है: उपमेय मुख, उपमान चंद्रमा, साधारण धर्म सुंदरता, उपमावाचक शब्द समान। अब एक बात बताइए, जब ये चारों बातें स्पष्ट हो गई तो क्या उपमा अलंकार समझना कठिन रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब अगले चरण में हम देखेंगे कि जब यही चारों तत्व एक साथ किसी वाक्य में उपस्थित होते हैं तब वहां उपमा अलंकार कैसे बनता है, और यहीं से उपमा अलंकार की वास्तविक पहचान शुरू होती है। अब हम अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार की चर्चा करते हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले प्रश्नपत्र देखें तो अर्थालंकार में सबसे अधिक प्रश्न उपमा अलंकार से ही पूछे गए हैं, इसलिए इसकी पहचान पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न सोचिए, जब हम कहते हैं ये छात्र शेर जैसा बहादुर है तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम उस छात्र की तुलना शेर से कर रहे हैं। यही तुलना उपमा अलंकार की नींव है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जहां उपमेय की तुलना उपमान से, जैसे सा, सी, समान, सदृश, तुल्य आदि उपमावाचक शब्दों द्वारा की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब इस उदाहरण को ध्यान से देखिए, उसका मुख चंद्रमा के समान है। अब इस वाक्य को परीक्षा की दृष्टि से समझते हैं। यहां मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है और दोनों के बीच समान शब्द का प्रयोग हुआ है। यही समान शब्द बता रहा है कि यहां स्पष्ट तुलना की जा रही है, इसलिए ये उपमा अलंकार है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, अधिकांश विद्यार्थी केवल चंद्रमा शब्द देखकर ही उत्तर लगा देते हैं, लेकिन सही तरीका ये नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि क्या तुलना हो रही है और क्या जैसे सा, सी, समान जैसे शब्द मौजूद है। यदि हाँ, तो सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में सोचिए। यही प्रतियोगी परीक्षा की सही रणनीति है। अब एक परीक्षा ट्रिक याद रखिए। यदि तुलना स्पष्ट दिखाई दे और जैसा, जैसी, सा, सी, समान, सदृश, तुल्य जैसे शब्द मिल जाए तो उत्तर लगभग निश्चित रूप से उपमा अलंकार होगा। और अंत में एक छोटी सी बात, उपमा अलंकार को केवल परिभाषा से नहीं बल्कि उसके चार आधारभूत तत्वों उपमेय, उपमान,
साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द से समझना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सीधे पूछा जाता है, इस वाक्य में उपमेय कौन है या उपमान कौन है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। अभी हमने उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द को समझा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, क्या ये केवल उपमा अलंकार में ही काम आते हैं? उत्तर है नहीं। यही चारों बातें अर्थालंकार के कई अन्य भेदों को समझने की भी आधारशिला है। विशेष रूप से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों अलंकारों में उपमेय और उपमान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंतर केवल इतना है कि तीनों में तुलना करने का तरीका बदल जाता है। उपमा अलंकार में तुलना स्पष्ट रूप से की जाती है, जैसे सा, सी, समान जैसे शब्द दिखाई देते हैं। रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाती, बल्कि उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाता है। दोनों को एक ही मान लिया जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में न स्पष्ट तुलना होती है, न सीधा आरोप। वहां कवि केवल संभावना या कल्पना व्यक्त करता है। मानो, मानो, जैसे शब्द इस कल्पना का संकेत देते हैं। यानी उपमेय और उपमान वही रहते हैं, बदलता केवल उनका संबंध है। इसीलिए मैंने पहले उपमेय और उपमान समझाया, क्योंकि यदि ये दोनों स्पष्ट हो जाएं, तो आगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब इसी आधार पर हम एक एक करके इन तीनों अलंकारों को समझेंगे और देखेंगे कि परीक्षा में इन्हें एक दूसरे से अलग कैसे पहचानना है। अब तक हमने उपमा अलंकार को अच्छी तरह समझ लिया। अब उसी से मिलता जुलता, लेकिन परीक्षा में सबसे अधिक भ्रम पैदा करने वाला अलंकार है रूपक अलंकार। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। इन दो वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला, उसका मुख चंद्रमा के समान है। दूसरा, उसका मुख चंद्रमा है। दोनों वाक्यों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? पहले वाक्य में समान शब्द है, जबकि दूसरे वाक्य में समान शब्द पूरी तरह गायब हो गया है। यही छोटा सा अंतर उपमा और रूपक के बीच सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। अब रूपक अलंकार की परिभाषा समझिए। जहां उपमेय में उपमान का निषेधरहित अर्थात सीधा आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अब हमारे उदाहरण को फिर से देखिए। उसका मुख चंद्रमा है। यहां कवि ये नहीं कह रहा कि मुख चंद्रमा के समान है, बल्कि वो सीधे कह रहा है कि मुख ही चंद्रमा है। यानी उपमेय मुख पर उपमान चंद्रमा का सीधा आरोप कर दिया गया है। यही रूपक अलंकार की पहचान है। अब परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। उपमा और रूपक दोनों में उपमेय और उपमान वही रहते हैं। उपमेय मुख, उपमान चंद्रमा, लेकिन अंतर तुलना करने के तरीके में है। उपमा में तुलना स्पष्ट होती है, रूपक में तुलना नहीं होती, बल्कि दोनों को एक ही मान लिया जाता है। यही कारण है कि रूपक अलंकार में जैसे सा, सी, समान, सदृश, तुल्य जैसे उपमावाचक शब्द नहीं मिलते। यदि ऐसे शब्द दिखाई दे जाएं, तो सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में सोचिए, रूपक के बारे में नहीं। अब एक परीक्षा ट्रिक याद रखिए। जैसा समान, सा, सी दिखाई दे तो उपमा, लेकिन यदि कवि सीधे कह दे यही वही है, अर्थात उपमेय को ही उपमान बना दे, तो रूपक अलंकार। एक लाइन हमेशा याद रखिए, उपमा में तुलना होती है, रूपक में पहचान मिट जाती है। यानी उपमेय और उपमान अलग नहीं रहते, दोनों एक ही मान लिए जाते हैं। यदि ये अंतर स्पष्ट हो गया, तो प्रतियोगी परीक्षा में उपमा और रूपक के बीच कभी भ्रम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार के तीसरे महत्वपूर्ण भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर, जहां न स्पष्ट तुलना होती है और न सीधा आरोप, बल्कि कवि कल्पना और संभावना का सहारा लेता है। अब तक हमने दो महत्वपूर्ण अर्थालंकार समझे, उपमा और रूपक। अब तीसरे अलंकार की चर्चा करते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब एक छोटा सा प्रश्न सोचिए। यदि मैं कहूं उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये उपमा है। यदि मैं कहूं उसका मुख चंद्रमा है, तो ये रूपक है। लेकिन यदि मैं कहूं मानो चांद धरती पर उतर आया हो,
तो अब क्या होगा? यहीं से उत्प्रेक्षा अलंकार शुरू होता है। अब इसकी परिभाषा समझिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, यहां कवि ये नहीं कह रहा कि वास्तव में चांद धरती पर उतर आया है। वो केवल कल्पना कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है। यही कल्पना उत्प्रेक्षा अलंकार की आत्मा है। अब उदाहरण को फिर से देखिए। मानो चांद धरती पर उतर आया हो। यहां मानो शब्द क्या बता रहा है? यही कि ये वास्तविक घटना नहीं है, बल्कि कवि की कल्पना है। यानी सामने कोई अत्यंत सुंदर व्यक्ति है और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चांद स्वयं धरती पर उतर आया हो। यही संभावना और कल्पना उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। अब परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों में उपमेय और उपमान होते हैं, लेकिन तीनों की पहचान अलग अलग है। उपमा में स्पष्ट तुलना होती है, रूपक में सीधा आरोप होता है और उत्प्रेक्षा में केवल संभावना या कल्पना होती है। यही तीनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अब एक महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत भी याद रखिए। यदि किसी पंक्ति में मानो, मानो, मानो जैसे कि जान पड़ता है, प्रतीत होता है जैसे शब्द दिखाई दे, तो सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में सोचिए। लेकिन केवल मानो शब्द देखकर तुरंत उत्तर मत लगा दीजिए। पहले ये भी देखिए कि क्या वास्तव में वहां कल्पना या संभावना व्यक्त की गई है। यदि हाँ, तभी उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और अंत में एक ऐसी ट्रिक जो परीक्षा में कभी नहीं भूलेगी। जैसा या समान आए उपमा, सीधे एक बना दे रूपक, मानो जान पड़ता है और कल्पना दिखाई दे उत्प्रेक्षा। बस यही तीन पंक्तियां याद रखिए। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में कभी भ्रम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार के चौथे और अंतिम प्रमुख भेद, अतिशयोक्ति अलंकार की ओर, जहां कवि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। अब तक हमने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को समझ लिया। अब अर्थालंकार का चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण भेद समझते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मैं तो तुम्हारा घंटों से इंतजार कर रहा हूं? या आज तो इतनी गर्मी है कि सड़क पर अंडा भी पक जाए। अब जरा सोचिए, क्या सचमुच सड़क पर अंडा पक जाता है या हर बार घंटों इंतजार ही होता है? नहीं। लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अपनी बात का प्रभाव अधिक दिखाना चाहते हैं। और यही है अतिशयोक्ति अलंकार का आधार। अब इसकी परिभाषा समझिए। जहां किसी बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब पुस्तक का उदाहरण देखिए। उसकी आवाज से पहाड़ भी हिल गए। अब स्वयं सोचिए, क्या किसी की आवाज से सचमुच पहाड़ हिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कवि का उद्देश्य पहाड़ हिलाना नहीं है, बल्कि आवाज के प्रभाव को अत्यधिक दिखाना है। इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। अब एक दो रोजमर्रा के उदाहरण देखिए। आज तो इतना ट्रैफिक था कि घर पहुंचने में सदियां लग गई। क्या सचमुच सदियां लग गई? नहीं। इतना होमवर्क मिला है कि पूरी रात भी कम पड़ जाए। क्या पूरी रात भी कम पड़ जाती है? आवश्यक नहीं। लेकिन इन वाक्यों में प्रभाव दिखाने के लिए बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। इसलिए ये अतिशयोक्ति के अच्छे उदाहरण हैं। अब परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। जहां कोई बात सामान्य सीमा से बहुत आगे बढ़ाकर कही जाए, जहां वास्तविकता से अधिक प्रभाव दिखाया जाए, वहां सबसे पहले अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में सोचिए। और अंत में एक आसान ट्रिक याद रखिए, स्पष्ट तुलना उपमा, सीधा आरोप रूपक, कल्पना या संभावना उत्प्रेक्षा, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अतिशयोक्ति। बस ये चार सूत्र याद हो गए तो अर्थालंकार का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाएगा। और एक छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी मजाक मजाक में कोई ऐसी बात कही है जो वास्तविकता से बहुत बढ़कर हो? यदि हाँ, तो उसे कमेंट में लिखिए। देखते हैं सबसे अच्छा अतिशयोक्ति का उदाहरण किसका होता है।
अब पूरी स्क्रीन पर एक बार नजर डालिए। अगर ये एक टेबल समझ में आ गई तो पूरा अलंकार अध्याय आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले पहला आधार देखते हैं, परिभाषा। शब्दालंकार में काव्य की शोभा शब्दों, वर्णों या ध्वनि के कारण बढ़ती है, जबकि अर्थालंकार में वही शोभा शब्दों के अर्थ के कारण बढ़ती है। यानी पहला अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। एक में शब्द काम करते हैं, दूसरे में अर्थ। अब दूसरे आधार पर आइए, प्रधानता। शब्दालंकार में शब्द प्रधान होते हैं, अर्थालंकार में अर्थ प्रधान होता है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे पूछी जाती है। अब तीसरा आधार देखिए, सौंदर्य का आधार। शब्दालंकार में वर्णों की पुनरावृत्ति, ध्वनि या शब्दों की विशेष व्यवस्था काव्य को सुंदर बनाती है, जबकि अर्थालंकार में शब्दों का अर्थ, भाव, तुलना या कल्पना काव्य की सुंदरता बढ़ाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, शब्द बदलने पर क्या होगा? ध्यान से सुनिए। यदि शब्दालंकार में शब्द बदल दिए जाएं, तो अलंकार समाप्त हो सकता है, लेकिन अर्थालंकार में यदि शब्द बदल जाएं और अर्थ वही बना रहे, तो अलंकार बना रहता है। यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अब पहचान कैसे करेंगे? यदि प्रश्न पढ़ते समय आपका ध्यान शब्दों की बनावट, ध्वनि या पुनरावृत्ति पर जाए, तो सबसे पहले शब्दालंकार सोचिए। लेकिन यदि आपका ध्यान अर्थ, तुलना, कल्पना या भाव पर जाए, तो उत्तर होगा अर्थालंकार। अब एक नजर प्रमुख भेदों पर डाल लेते हैं। शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, जबकि अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। अब दाईं ओर दी गई ट्रिक देखिए। प्रश्न में शब्द दिखाई दे तो शब्दालंकार, अर्थ दिखाई दे तो अर्थालंकार। बस, इससे आसान ट्रिक शायद ही मिले। और अंत में सबसे आसान अंतर, शब्दालंकार मतलब शब्द का चमत्कार, अर्थालंकार मतलब अर्थ का चमत्कार। यदि ये एक वाक्य याद रह गया तो अलंकार का ये पूरा अंतर कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अलंकार रटिए मत, समझिए। एक बार समझ आ गया तो परीक्षा में उत्तर अपने आप याद आ जाएगा। चलिए अब पूरे अलंकार अध्याय का सिर्फ कुछ मिनटों में ऐसा विहंगावलोकन करते हैं कि परीक्षा से पहले बस यही रिवीजन काफी हो जाए। सबसे पहले एक सवाल, अलंकार आखिर होता क्या है? बहुत आसान है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भाषा और काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब अगला प्रश्न, अलंकार के कितने प्रकार हैं? सिर्फ 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले शब्दालंकार, नाम ही सब कुछ बता देता है। शब्द यानी यहां शब्द प्रधान है। जहां शब्दों, वर्णों या ध्वनि की विशेष व्यवस्था से काव्य की शोभा बढ़े, वहां शब्दालंकार होता है। याद रखिए, शब्द बदल गए तो अलंकार भी बदल सकता है। इसके 3 प्रमुख भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब इन तीनों को एक एक लाइन में याद कर लेते हैं। वर्ण की पुनरावृत्ति अनुप्रास, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार अर्थ अलग हो यमक। एक ही शब्द एक बार आए लेकिन उससे अनेक अर्थ निकले श्लेष। अब अर्थालंकार, यहां शब्द नहीं, अर्थ काम करता है। यदि शब्द बदल जाए और अर्थ वही रहे तो अलंकार बना रहता है। इसके 4 प्रमुख भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। अब इन्हें भी एक एक लाइन में याद कर लीजिए। स्पष्ट तुलना हो, जैसे सा, सी समान आए उपमा। तुलना नहीं, सीधे एक बना दे रूपक। मानो जैसे कि जान पड़ता है। कल्पना या संभावना हो उत्प्रेक्षा। बात को वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अतिशयोक्ति। अब तीसरा प्रकार, उभयालंकार, उभय अर्थात दोनों। जहां शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाए, वहां उभयालंकार होता है। इसमें शब्द भी महत्वपूर्ण है और अर्थ भी। सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में
इसकी परिभाषा और पहचान अधिक पूछी जाती है। उच्च स्तर की परीक्षाओं में इसके अंतर्गत संसृष्टि और संकर का भी उल्लेख मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण अंतर 1 मिनट में। शब्द का चमत्कार शब्दालंकार, अर्थ का चमत्कार अर्थालंकार, शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार उभयालंकार। अब अंतिम परीक्षा ट्रिक। वर्ण दोहराए अनुप्रास, शब्द दोहराए, अर्थ बदले यमक, एक शब्द अनेक अर्थश्लेष, स्पष्ट तुलना उपमा, सीधा आरोप रूपक, कल्पना या संभावना उत्प्रेक्षा, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अतिशयोक्ति। बस यही पूरा अलंकार अध्याय है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आज प्रतियोगी परीक्षा में अलंकार से 7 प्रश्न आ जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे कि कौन सा उदाहरण किस अलंकार का है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो समझिए आपने अलंकार रटा नहीं, समझ लिया है, और यही हमारी पूरी सीरीज का उद्देश्य था। रुकिए, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात जरूर सुनिए। अगर आपको लगता है कि अलंकार का पूरा अध्याय यही समाप्त हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमने केवल वही अलंकार पढ़े हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। लेकिन हिंदी काव्यशास्त्र की दुनिया इससे कहीं बड़ी है। अभी कई ऐसे अलंकार बाकी हैं जिनसे कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और वही अच्छे अच्छे अभ्यर्थी गलती कर बैठते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक करके बाकी अलंकार भी बिल्कुल इसी आसान चर्चा शैली में समझाएं, जहां रटना नहीं बल्कि समझना पड़े, तो इस वीडियो पर अपना सहयोग जरूर दीजिए। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, पार्ट 2 चाहिए। आपका एक कमेंट हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। सिर्फ अलंकार ही नहीं, हिंदी व्याकरण का हर अध्याय, सामान्य ज्ञान, साहित्य, प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषय और कठिन से कठिन टॉपिक भी आपको बिल्कुल इसी चर्चा शैली में समझाए जाएंगे। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि सही मार्गदर्शन के साथ लगातार मेहनत करने वालों को मिलती है। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाना है। याद रखिए, एक शिक्षक तभी आगे बढ़ता है जब उसके विद्यार्थी उसका साथ देते हैं। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि अगला बेहतरीन लेक्चर बनाने की प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और सफलता की ओर लगातार बढ़ते रहिए। जय हिंद।